अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो जिसका नाम है द बॉटम लाइन। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा महमूद और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड देयर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है वो एक ग्लोबल इशू है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल सकती है क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसको डील करें। उनको एकेडमिक प्रेशर भी है, उनको अपना को करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रेशर है, उसके अलावा उनको अपने करियर का प्रेशर है क्योंकि यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमने इनवाइट किया अपने गेस्ट को जो है मिस फरवा मुनीर, वो के साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की हुई है और उसके अलावा वो नमल यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर भी जॉब कर रही हैं। तो प्लीज़ योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस फरवा मुनीर। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए एज ए लेक्चरर? इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। और इससे पहले आपको कोई एक्सपीरियंस है एज ए लेक्चरर? जी, मेरा एज अ कैंपस काउंसलर एक्सपीरियंस है जहाँ मैं इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को एज अ काउंसलर डील करती थी। लाइक देवर इन कॉलेज और स्कूल एज, और मैं ये देखती थी कि उनमें क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैं जो वो फेस कर रहे हैं और इन पर्सन और एज अ ग्रुप काउंसलिंग उन्हें प्रोवाइड करती थी। तो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ थे जो आपने फेस किए और मतलब उनको आपने किस तरह से डील किया? तो आपके सामने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई, मतलब कौन से इश्यूज़ थे जो आपके सामने हाईलाइट हुए? बिल्कुल, जो ये एज है स्टूडेंटहुड की, इसमें स्पेसिफिक इश्यूज जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर, साइकोलॉजिकल और कुछ इमोशनल्स होते हैं नेचर में। ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो यही है कि हमारे पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं जिस वजह से बच्चे में जो होती है एक लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाती है। रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत कॉमन है क्योंकि एज ऐसी है, प्यूबर्टल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे पार्टनर से वो फुलफिल नहीं हो रही होती। प्लस हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज टाइम में हमें जो मुश्किलें पेश आ रही होती है, यूजली हमारे जो बच्चे होते हैं वो जो गवर्नमेंट बैकग्राउंड से हैं या थोड़े से स्कूल में है जहाँ आपकी पार्टिसिपेशन को प्रमोट नहीं किया जाता। जब वो यूनिवर्सिटी और किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं उन्हें सबसे बड़ा मसला ये फेस करना पड़ता है कि वहाँ के बच्चों के साथ वो बिल्कुल उनके बराबर नहीं आ पाते, तो वो एक उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसके अलावा उन्हें अपने आप पे सेल्फ डाउट होने शुरू हो जाते हैं कि मैं इतना एलिजिबल नहीं हूँ कि मैं बाकी बच्चों से कम्पीट कर सकूँ। इस किस्म के इशू ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड का इशू है इस पर अगर बात करें तो सबका फाइनेंशियल स्टेटस सेम नहीं होता। कुछ एलीट हैं, कुछ मिडिल क्लास, कुछ लोअर मिडिल क्लास। तो जो लोअर मिडिल क्लास है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वो अपने साथ जो अपने फ्रेंड्स हैं उनमें देखते हैं कि वो काफ़ी स्टेबल हैं फाइनेंशियली, तो उस हवाले से कौन से इश्यूज़ आए हैं और उससे स्टूडेंट्स किस तरह डील करते हैं? बिल्कुल, लैक ऑफ फाइनेंसेस या कम फाइनेंशियली स्टेबल होना एक तो आपको सेल्फ डाउट में डाल देगा। आपकी सेल्फ स्टीम, आप जब 4 लोगों में बैठे होगे आप देखोगे उन्होंने कपड़ा आपसे अच्छा पहना है या ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड में, ज़्यादा महंगी गाड़ी में है, तो वो आप थोड़ा बैकवर्ड खुद ही एक स्टेप ले लेते हो। उसके बाद क्या होता है, जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, जब आप गैदरिंग में बैठे हो तो आपको निगलेक्ट कर दिया कि चलो ये कम बैकग्राउंड से आया है, तो आप पे वो एक सेंस ऑफ जो है ना लॉस वो क्रिएट हो जाता है। अब ये क्या है, ये फिर आपको सेंस ऑफ लॉस क्या आएगा, आपके नेगेटिव थॉट्स को प्रोवोक करेगा। आपने एक बार क्रिटिसिज्म देखा किसी दोस्त का कि इसने मुझे साइड पे कर दिया था मेरे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, आपने वो उसको कंटिन्यूसली सोचना शुरू कर दिया, फिर आपने जो स्टेप आगे लेना भी था ना वो भी आप नहीं ले सकते हो। तो वो एक जो आप एक साइकिल में आ जाते हो नेगेटिव थॉट्स के और सेल्फ डाउट्स के, फिर उससे निकलने के लिए आपको प्रॉपर थेरेपी या काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जो सोशल मीडिया का जिस तरह यूजेज बहुत ज़्यादा है और हर बंदा जो है आजकल इसे यूज़ कर रहा है, उसके इसकी वजह से रिलेशनशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है उसमें रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वैसे तो कॉलेज से स्टार्ट हो जाते हैं बट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कॉमन है। तो इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट पड़े कि एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा है, साथ उसकी ये वाली एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया है ना, उसने हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई कर दिए हैं। हम जैसे रिलेशनशिप्स और चीज़ें मीडिया पे देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे डेली लाइफ के रिलेशनशिप्स भी वैसे ही हों, लेकिन जो मीडिया है वो हमें चीज़ें फैंटेसाइज करके दिखाता है। ओरिजिनली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। अब जब कपल्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे देखते हैं कि फलां ड्रामे में या फिल्म में जो रिलेशनशिप था वो ऐसे था, या उनका जो वो रोमांटिसाइज्ड वाला एनवायरनमेंट था वो ऐसा था, वो अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपेक्टेशंस वैसी रखते हैं कि जो उनका पार्टनर है वो उसी तरह रोज़ यूनिवर्सिटी आएगा, उन्हें टाइम देगा और वो बंक करेंगे क्लासेस, जबकि रियल लाइफ में तो आपको एकेडमिक जो है स्टैंडर्ड उसको भी मेंटेन रखना है।
फिर जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर वो आजकल जैसे मीडिया का टाइम है तो कपल्स में जेलसी का फैक्टर बहुत कॉमन आ गया है। आपने देखा कि आपके जो पार्टनर है उसने किसी क्लास वालों के साथ पिक्चर अपलोड कर दी है सोशल मीडिया पे, वो आपके लिए ऐसे प्रॉब्लमेटिक होगी कि आपको जेलसी आपकी पीक पे चली जाएगी और आप अपने रिलेशनशिप को छोड़ने पे आ जाओगे। वो जब छोड़ दिया उसके बाद एक नया फेज शुरू हो गया जो ब्रेकअप का है। अब ब्रेकअप से कैसे निकलना है, वो बार बार आपने रिलैप्स भी करना है, उससे री कॉन्टेक्ट भी करना है क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से मिलना है। ना आप ब्रेकअप की सिचुएशन में होते हो ना आप रिलेशनशिप के अंदर होते हो, तो वो एक जो प्रॉपर स्ट्रेस बन जाता है ना आपकी लाइफ में, वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी खराब करेगा, वो आपकी डेली फंक्शनिंग को भी खराब करेगा। जी बिल्कुल। अब जिस तरह मैंने काफ़ी यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूँ तो इस तरह क्लास में जो है अगर कोई रिलेशनशिप होता है तो वो एब्सेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो बंक कर रहे हैं या वो इस तरह कहीं जा रहे हैं, तो वो एक उनका एकेडमिकली भी परफॉर्मेंस उनकी डाउन जाती है। और तो इसके लिए मतलब किस तरह यूनिवर्सिटी का क्या रोल है कि वो इस तरह के स्टूडेंट्स को किस तरह काउंसलिंग उनकी कर सकते हैं या उनको किस तरह डील कर सकते हैं? फॉर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इट्स नेसेसरी कि आप हर यूनिवर्सिटी में कैंपस काउंसलर को हायर करें, ये काउंसलिंग सेंटर बनाएं। वहाँ पे अगर आप ये नहीं मैनेज कर सकते तो देयर शुड बी अ सेमिनार ऑन वीकली बेसिस और मंथली बेसिस जहाँ पे सब स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल किया जाए। अब जब इन पर्सन आप कैंपस काउंसलर के पास जाके सवाल पूछते हो तो वो आपके मसलों को काफ़ी इजीली रिजॉल्व करता है। वो आपकी पर्सनैलिटी को देखता है, वो आपके इश्यूज़ को देखता है और सारे बैकग्राउंड का उसको अंदाज़ा होता है, तो वो काफ़ी हेल्प कर सकता है आपकी। अच्छा, एज अ प्रोफेशन आप क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी हैं तो आपने किस तरह के केसेस डील किए हैं? अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की मैं बात करूं और मतलब लेक्चरर भी आप हैं वो तो बात हो गई है, लेकिन आपने एज अ प्रोफेशन इसको किस तरह से डील किया? एज अ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी टाइम में जो मेरे पास केसेस आते हैं वो ज़्यादातर ब्रेकअप इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो फैमिली में ट्रॉमा का शिकार थे स्कूल एज से, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत कॉमन है, तो वो आपके लेटर ऑन भी लाइफ में इम्पेक्ट रहते हैं। जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनका ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो वो अपने जो अब्यूज़ वाली सिचुएशन थी उसमें रिलैप्स में चले जाते हैं। और कुछ फैमिलीज भी ऐसी होती हैं जो सपोर्ट नहीं करती अपने बच्चों को, जो है वो अगर यूनिवर्सिटी में है उनकी वो स्टेट ऑफ माइंड तक नहीं पहुंचती, तो वो वाले स्टूडेंट्स फिर ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो उन सिचुएशंस में उनको क्या करना चाहिए? आप फैमिली को ये है कि इनिशियल स्टेज पे समझा सकते हो, अंडरस्टैंड करवा सकते हो। अब जब वो स्टेज आ गई है कि वो समझने के काबिल नहीं है, फिर हमने उस स्टूडेंट को इतना बूस्ट अप करना है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए या वो अपने इश्यूज़ को अकेला टैकल करने के काबिल हो जाए। तो आपका एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप भी ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी से होके आई हैं, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो या आपने कोई मेंटल हेल्थ इशू आपके साथ रहा हो, डील किया हो आपने, तो वो आप कोई अगर शेयर करना चाहें एक्सपीरियंस? ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। पहले तो आप आते हो तो आपकी सेम जेंडर फ्रेंड्स के साथ ही आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, फिर आपको ट्रॉमा कोई ना कोई लॉस ऑफ समवन जो आपकी फैमिली का पार्ट होता है, वो एक बड़ा लंबा आपके लिए प्रोसेस होता है, आप उससे बाहर नहीं निकल आते। और इसके अलावा टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा करना, तो इट वाज ऑल अप्स एंड डाउन्स, कभी भी एक जैसा टाइम नहीं रहा। तो अब जब आप खुद एक टीचर वाले लेवल पे आई हैं, लेक्चरर वाले लेवल पे आई हैं, तो आप मतलब क्योंकि अगर एक बंदा खुद अपने एक्सपीरियंस से वो गुजरा हो तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है अपने स्टूडेंट्स को, तो आप उस चीज़ को किस तरह लेके चलती हैं कि आपके अगर स्टूडेंट्स में से कोई इशू आपके पास रेज हो तो आप उसको कैसे डील करती हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं उस टाइम से उस फेज से गुजरी हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं सबको अंडरस्टैंड करूँ। हो सकता है किसी का मसला मुझसे भी ज़्यादा हो, तो मैं उसको, हर बच्चे को थोड़ा बहुत लिवरेज देती हूँ कि अगर उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा टाइम ले ले, लाइक वो असाइनमेंट्स लेट सबमिट करा दे अगर वाकई ही ऐसा कोई इशू है। इसके अलावा अगर उसके कोई पर्सनल कंसर्न्स चल रहे हैं तो मैं क्लास में भी उसको कहूँगी कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, हेड डाउन करके बैठ जाए, जिससे उसको एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अच्छा, रिलेशनशिप की तो हमने बात की, लेकिन आजकल फ्रेंडशिप में भी इस तरह के बहुत केसेस हैं, डिच करवाना और ये सब करना। तो रिलेशनशिप पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, बट फ्रेंडशिप का भी ये सीन हो जाता है। तो उसमें उस सिचुएशन में फ्रेंड्स के साथ अगर आप इतना अच्छा आपका बॉन्ड रहा हो, कितने साल यूनिवर्सिटी के अगर 2-3 साल रहा हो, लास्ट सेमेस्टर में आके अगर इस तरह कोई आपके साथ डील हो कोई चीज़ आपके साथ, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखें, एक अच्छी मेमोरीज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड के साथ रही होती हैं और एंड पे आके अगर वो कोई इस तरह का निकल आए स्नेक टाइप, तो फिर उसको किस तरह डील करते हैं? सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस अपनी प्लीज़ सब लो रखें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी दोस्त से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने का। आई नो आप लोगों ने 4 साल साथ गुजारे होते हैं, बहुत दोस्तियाँ होती हैं, बहुत मेमोरीज होती हैं, बट वो एक अदर इंसान है, एक दूसरा पर्सन है।
आपने ये नहीं कहना कि वो मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर वो 4 साल चला है तो हो सकता है उसका अब यहाँ पे उसकी वो आपके ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करना या आपके लिए देना ख़त्म हो जाए। तो एक्सेप्ट करें उसको एज एन अदर पर्सन, उसको खुद में इतना एब्जॉर्ब ना करें कि वो आपको दूसरा इंसान ही ना लगे। बिल्कुल। अगर आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है कोई तो आप करना चाहेंगे। मेरा एक क्वेश्चन ये कि आप जिस तरह मेंटल हेल्थ अभी डिस्कस हुआ है कि एक बहुत बड़ा इशू है बिल्कुल। और हर कोई जो है वो फेस कर रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि हम हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो गए या हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ बहुत प्रेशर होता है, उन्होंने असाइनमेंट भी पूरी करनी है, उन्होंने क्विज भी पूरे करने हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट भी पूरे करने हैं और उन्होंने एक पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे भी उतर के उन्होंने करना है। तो हम एज अ टीचर उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि हम उस मेंटल जो ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं उसको हम कम से कम कर सके। तो एज अ टीचर हमने क्या सबसे पहले तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप किसी से बात कर लेते हैं या उसकी बात सुन लेते हैं ना, यही बहुत बड़ी बात होती है। 80% जो हमारी थेरेपी होती है वो अगले की बात सुन लेना ही होता है। अगर बीइंग अ टीचर आप किसी बच्चे को देख रहे हैं वो क्लास में पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा या वो किसी स्ट्रेस का शिकार है, उससे आप इन पर्सन बुलाएं, उससे पूछें कि अगर वो कंफर्टेबल है तो आपसे वो इशू शेयर करे। जब आपसे वो शेयर कर लेगा तो उसको एक रिलीफ फील होगा। फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको उसका इशू बहुत ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा है तो आप उसे किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर दें ताकि वो इन पर्सन सेशन या काउंसलिंग ले और उसका मसला रिजॉल्व हो। किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पूछना चाहती हूँ जो स्टूडेंट कंटिन्यूस फेलियर से डील कर रहे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उससे कैसे डील कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन है आजकल। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एक क्लास में 50 लोग हैं तो यूजुअली 30 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या उनकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो ये एक यूनिवर्सल मसला है। इसके लिए आपको ये करना है कि आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। देखें कि आपके गोल्स क्या हैं और ऐसा नहीं होता कि अगर मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुई हूँ तो मुझे डायरेक्ट जाके अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए। सफरिंग हर इंसान के नसीब में होती है, सबको कुछ ना कुछ फेलियर से गुजर के जाना पड़ता है। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, तो उन्हें एंड प्रोडक्ट नहीं देख लेनी। लाइफ इज़ जस्ट अ जर्नी, कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है। आप यहाँ एक अच्छी एम्प्लॉयड जॉब ले रहे हो तो आपका जो होगा टारगेट वो उससे अगली जगह होगा जो उससे ऊपर होगा। तो ये देखना है कि इट वॉज जस्ट अ फेलियर। जब आप रात को सोएं और आपने दिन में 10 मसले देखे हों, आपने ये देखा हो कि मेरी लड़ाई हुई है फैमिली से, मैं जा रही थी मेरी गाड़ी लग गई, तो सिर्फ वो टेंशन लेने और उसको अपनी सारी ज़िंदगी समझने के बजाय ये समझ के सोया करें कि इट वॉज जस्ट अ डे। जब आप ये समझेंगी ना इट वॉज जस्ट अ फेलियर और बहुत सारी सक्सेस आगे छुपी हुई हैं इसमें, तो वो जो स्ट्रेस और वो जो आपकी डिप्रेशन होता है वो बूस्ट अप ही नहीं होता। जी मेंटल हेल्थ के अराउंड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं और स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में इसमें तो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ऐसी क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं और किस तरीके से हम उन मिथ्स को बस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे पास जो इंसान भी आता है, क्योंकि हम मीडिया में जो है डिप्रेशन का और एंजाइटी का लफ्ज़ इतना ज़्यादा उसको हाईलाइटेड और एज अ वो फैशन स्टेटमेंट समझने लग गए हैं। हम लोगों की जो एलीट क्लास दिखाई जाती है मीडिया पे वो वही दिखाई जाती है, वो एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं उससे जाके कह रहे हैं डिप्रेशन। तो हर हमारा मसला डिप्रेशन नहीं होता। हमारे पास जब भी कोई बच्चा या स्टूडेंट आता है तो कहता है मुझे डिप्रेशन है, मुझे थेरेपी दे दें। समटाइम इट्स जस्ट अ स्ट्रेस, समटाइम आपको फीलिंग ऑफ लॉस हो रही होती है, समटाइम्स आप डिससेटिस्फाइड होते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें भी उतनी ही कॉमन है जितनी डिप्रेशन है। तो हर मसले को डिप्रेशन नहीं समझना। डिप्रेशन इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जहाँ आपको एटलीस्ट कोई साल 2 साल आप उस ट्रॉमा में रहते हो, आप में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप उठ के अपनी लाइफ की फंक्शनिंग कर सको या आप उठ के अपने आप को तैयार कर सको। तो स्ट्रेस और जो डिससेटिस्फेक्शन या एडजस्टमेंट इश्यूज़ के साथ मसले हैं ये भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके लिए भी कंसल्टेशन चाहिए होती है। तो यही ज़्यादा कॉमन आता है कि आपने हर मसले को डिप्रेशन नहीं समझना। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। डिप्रेशन थोड़ा बड़ा है, उसको अपने आप पे लेबलाइज ही ना खुद को करें कि मुझे डिप्रेशन है। जब आप खुद को लेबलाइज नहीं करेंगे तो मसला भी आपको छोटा लगेगा। एक सवाल जी सर। मैम ये कि अभी आपने बात की जेंडर डिस्फोरिया की, तो वो हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि हम वैसे लोगों को टारगेट करते हैं जो बिल्कुल जेंडर के हवाले से बिल्कुल confused होते हैं। तो इस वो ऑब्वियसली फिर मेंटल उस पर चले जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। तो इस पर किस तरह से हम
लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये भी एक चीज़ है मेंटल डिसऑर्डर, बिल्कुल। और कि लोग जो हैं मतलब उनको एक्सेप्ट करना शुरू करें। तो ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जब वो लोग मेंटल ब्रेकडाउन में चले जाते हैं तो वो उनके साथ कैसे हम डील करें? सबसे पहला तो आजकल जो सबसे यूज़फुल रिसोर्स है वो मीडिया है। मीडिया के थ्रू इतना हाईलाइट करें कि लोग जो हमारी आम पॉपुलेशन है जिन्हें इन चीज़ों का नहीं आइडिया, उन्हें ऐसे डिसऑर्डर्स का पता चले। दूसरा, यूनिवर्सिटी लेवल पे हम इस तरह कर सकते हैं, हम कोई सेमिनार कंडक्ट करा सकते हैं जहां हम यूजुअली स्टूडेंट्स को इनवाइट करें और बताएं कि जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा जेंडर डिस्फोरिया के साथ है तो आपने उसे किस तरह एक्सेप्ट करना है। यूजुअली पता है एक ये मिसकंसेप्शन है, जब कोई बच्चा किसी जेंडर स्पेशली लड़की है वो उस लड़की के साथ जो जेंडर डिस्फोरिया का शिकार है या जिसका एक पैटर्न, जेंडर डिस्फोरिया वो होता है जब एक लड़की हो के आप थोड़ा थोड़ा लड़कों की तरह बिहेव करना शुरू कर दो, या आपको ऐसे कपड़े पसंद हो जो बॉयज़ पहनते हैं, आप खुद को बीगा बॉय कॉल करना चाहो, तो आपको ये डर होता है कि अगर मैं इस लड़की के साथ घूमूं फिरूंगी, इससे दोस्ती करूंगी तो लोग मुझे भी जज करेंगे। तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें। जजमेंट लोगों की आपकी अपनी ज़ात के लिए हार्मफुल है, आपने उसको कंसीडर नहीं करना। आपको अगर कोई दोस्त पसंद है और वो जेंडर डिस्फोरिया के साथ है तो आप उसके साथ दोस्ती कर सकते हो, उसको एक्सेप्टेंस दो। आज आप एक्सेप्टेंस दोगे, कल को 4 क्लास के लोग और देंगे, और इस तरह आपकी पूरा डिपार्टमेंट देने लग जाएगा, और मे बी कल को पूरी यूनिवर्सिटी देने लग जाए। तो पहला स्टेप खुद से उठाएं, और जो जेंडर डिस्फोरिया के लोग हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस शो करें। अगर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने लोगों को बताना है। हमारे डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि आपने मीडिया के थ्रू हाईलाइट करना है कि ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे बच्चे हैं, और टीचर्स का बनता है कि वो बाकी बच्चों के दरमियान उनके बारे में एक्सेप्टेंस क्रिएट करवाएं, खुद बता के कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो आपने उसको किस तरह एक्सेप्ट करना है। लास्ट में आप कोई एडवाइस देना चाहें पेरेंट्स के, तो बात हो गई, स्टूडेंट्स को या फिर यूनिवर्सिटीज़ को कि वो क्या क्या इकदाम कर सकते हैं इस चीज़ को डील करने के लिए? मैं तो ऑनेस्टली स्टूडेंट्स पे ही पहले बात करूँगी। आप लोग अपनी ज़िंदगी को खुद ऑन कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ो, अपनी लाइफ पे अपने लिए खुद एफर्ट करना सीखें। मेक योर ओन गोल्स। जब तक आपके गोल्स नहीं होंगे आप कुछ अचीव नहीं कर सकोगे। गोल्स बनाएं, उनके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें, और इसके अलावा जैसे हम सब अपनी फ़िज़िकल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, इट्स नेसेसरी कि हम अपने मेंटल हाइजीन्स का भी ख्याल रखें। मेंटल हाइजीन्स क्या है कि किसी की नेगेटिव बातों को इतना ज़्यादा ओवर एम्फोसाइज नहीं करना कि वो आपकी ज़िंदगी पे सवार हो जाएं। ऐसे नहीं है कि एक फेलियर को आप अपनी नर्व्स पे ले लें कि ये अब तो मैं फेल ही हूँगा। इट्स जस्ट अ फेलियर। लाइफ में खुद आगे बढ़ें, अपने गोल्स बनाएं और ख़ुद को मोटिवेट रखें। हर उस चीज़ से अपनी जान छुड़ाना आप पे फ़र्ज़ है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है। वो आपकी पार्टनर की सूरत में है, वो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ये वो आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, उन सब चीज़ों से खुद जान छुड़ाएं जो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं, और अपने बारे में खुद सोचें, क्योंकि आप ही कल को हमारी लाइफ बना रहे हो। पाकिस्तान का फ्यूचर आप लोग हो, तो अपने लिए कुछ करो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम। इसी के साथ साथ आज का शो एंड होता है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।